कंक्रीट तकनीकी में हमने अब तक लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा स्वीकार्यता, हमारा पॉइंट क्या चल रहा है इसमें, स्वीकार्यता। कंक्रीट के जो दो गुण होते हैं आपके, सामर्थ्य और स्वीकार्यता, इन दोनों के बारे में हम विशेष अध्ययन कर रहे हैं इस पूरे अपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में। इसमें हमने कंक्रीट की सामर्थ्य के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं और हम स्वीकार्यता पे चल रहे हैं इस समय। तो स्वीकार्यता को हमने डिस्कस करके हमने क्या स्टार्ट किया था, स्वीकार्यता के मापन की प्रक्रिया। स्वीकार्यता का मापन हम कैसे करते हैं, हमारे सामने 3 ऐसे मापन विधियां हैं जिनको हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में हमने किसका परीक्षण किया, अवपात परीक्षण। अवपात परीक्षण हमने अवपात परीक्षण के बारे में जो है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर दिया था, ठीक है। अब उसके लिए कुछ मानक वैल्यूज है जिनको हम एक चार्ट के द्वारा यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे कि अवपात का मान कितना होना चाहिए अलग अलग जो है कार्य के विवरण के अनुसार, ठीक है। तो इसको हम एक चार्ट के द्वारा हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम एक चार्ट बनाएंगे, भारतीय कंक्रीट संगठन, कंक्रीट संगठन द्वारा विभिन्न परिस्थितियों के लिए विभिन्न परिस्थितियों के लिए अवपात ठीक है। ये हमारा जो है पॉइंट है आज का। अवपात परीक्षण के पश्चात हमें देखना होगा कि भारतीय कंक्रीट संगठन द्वारा विभिन्न परिस्थितियों के लिए अवपात का मान क्या हमें लेना चाहिए या क्या कितना होना चाहिए, इसको हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम सीरियल नंबर लिख देंगे, सीरियल नंबर या क्रम संख्या, ठीक है, पहले कॉलम में। इसके बाद यहाँ पर कार्य का विवरण, कार्य का विवरण, ठीक है। इसके बाद अवपात का मान, यहां पर हम रखेंगे अवपात का मान, अवपात का मान, और आखिरी में स्वीकार्यता, जिसको हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे सामने 4 कॉलम ऐसे हैं जिनको हम अवपात परीक्षण के दौरान जो वैल्यूज आएगी उसके आधार पर हम स्वीकार्यता को डिस्क्राइब करेंगे कि उसकी स्वीकार्यता उस पर्टिकुलर कंक्रीट की कितनी आ रही है आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो नंबर 1 है हमारा सबसे पहला, बड़े खंडों के लिए जबकि कुटाई कंपकों द्वारा की जानी है, ठीक है। बड़े खंड के लिए जबकि बड़े खंडों के लिए जबकि कुटाई या कॉम्पैक्शन, कुटाई कंपकों द्वारा की जानी, ठीक है। तो पहले कंडीशन में इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0 to 25 mm, 0 से 25 mm जो है अवपात का मान आएगा, यानी कि आपकी जो स्वीकार्यता होगी क्या होगी, बहुत ही कम होगी, ठीक है। नंबर 2, नींव में भारी कंक्रीट कार्य, भारी कंक्रीट कार्यों के लिए जबकि कंपक का प्रयोग नहीं किया गया है, कंपक का प्रयोग न, ठीक है। इस कंडीशन में इसकी अवपात का मान आएगा 25 से 30 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये होगा आपका कम, स्वीकार्यता क्या होगी इसकी कम होगी। तीसरे नंबर पे आपका है बिना कंपकों के सामान्य प्रबलित कंक्रीट कार्य
सामान्य प्रबलित कंक्रीट कार्यों में, तो यहाँ पर अनुपात का मान होगा 50 से 100 मिलीमीटर। तो यहाँ पर जो स्वीकार्यता है वो क्या होगी, आपकी मानी जाएगी मध्यम या मीडियम। ठीक है। नंबर 4, कंपकों सहित जबकि प्रबलन की मात्रा अधिक हो, यानी कि रिइंफोर्समेंट प्रबलन की मात्रा अधिक हो, यानी कि रिइंफोर्समेंट ज्यादा कर दी जाए, वहां पर जो है वाइब्रेटर का प्रयोग न किया जाए। उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 50 से 100 मिलीमीटर के बीच में। तो इस कंडीशन में भी दोनों लगभग बराबर ही होंगे और इसका जो स्वीकार्यता होगा वो क्या होगा, मध्यम होगा। ठीक है। नंबर 5 होगा आपका आखिरी 5वां, ऐसे खंडों में जिनमें प्रबलन इस्पात बहुत सघन है या कंजेस्टेड है, जिसके कारण कंपकों का प्रयोग व्यवहारिक नहीं है। ठीक है। तो 100 से 175 mm और इसका जो स्वीकार्यता होगी क्या होगी, उच्च होगी। ठीक है, हाई होगी। तो ये हमारे सामने कुल मिलाकर 5 ऐसे कंडीशन हैं जिनमें 5 अलग-अलग कार्य के विवरण दिए गए हैं और इन 5 अलग-अलग कार्यों के विवरण के अनुसार हमारे सामने अनुपात के मान और स्वीकार्यता का जो ग्रेड है उसको जो है डिफरेंशिएट किया गया है। तो अनुपात परीक्षण में हमने जब भारतीय कंक्रीट जो संगठन द्वारा विभिन्न परिस्थितियां, अलग-अलग जो परिस्थितियां होती हैं, इन परिस्थितियां आपके सामने 5 अलग प्रकार की दिखाई गई है। इन परिस्थितियों के लिए अनुपात का मान कितना होगा और उसके बेस पर स्वीकार्यता कैसी होगी, ये हमें जो है डिसाइड करता है। ये जो भारतीय कंक्रीट संगठन द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड है, ये जो है कंडीशन। तो यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहला क्या है, सीरियल नंबर 1 में कार्य का विवरण क्या है, कार्य हम कर रहे हैं उसका विवरण बड़े खंडों के लिए, जो बड़े खंड हैं उनके लिए जबकि कुटाई कंपकों द्वारा की जाती है, यानी कि हम वाइब्रेटर का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो अनुपात का मान होगा वो 0 से 25 mm जो गिरावट होगी कंक्रीट की स्लम्प के द्वारा, वो कितने होगी, 0 से 25 mm तक होगी। और मैंने कल बताया था कि इसकी जो आपका स्लम्प है, उस स्लम्प का जो ऊपरी व्यास होता है वो 10 सेंटीमीटर, नीचे का व्यास 20 सेंटीमीटर और जो उसकी हाइट होती है वो कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर तक। यानी कि उस 30 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में जो अनुपात का मान है वो क्या है, 25 mm है। ठीक है। तो यानी कि ये अनुपात का मान क्या है, बहुत ही कम है, यानी कि जो उसमें जो गिरावट हुई है बहुत ही कम हो रही है। इसका मतलब जो स्वीकार्यता हो क्या है, बहुत ही कम है उस कंक्रीट की, उसमें जो है इसी वजह से स्वीकार्यता कम होने की वजह से उसमें जो अनुपात का मान हो रहा है वो बहुत ही कम होगा, यानी जितनी कम स्वीकार्यता होगी अनुपात उतना ही कम होगा। उसके बाद हम देख पा रहे हैं दूसरा, नींव में भारी कंक्रीट कार्यों के लिए, जबकि नींव का कार्य करते हैं भारी कंक्रीट कार्यों के लिए जो, और वहां पर अगर हम कंपक का प्रयोग न करें तो वहां पर जो आपकी वैल्यू होगी, अनुपात का मान होगा वो 25 से 30 mm तक होगी और इसके रिस्पेक्ट में स्वीकार्यता होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी। यानी कि जो आपका प्रीवियस में 0 से 25 था वहां पे क्या हो रहा है, 25 से 30 हो जा रहा है, यहाँ पे 5 mm तक एक्स्ट्रा हो सकता है। ठीक है। तीसरे नंबर पर बिना कंपकों के सामान्य प्रबलित कंक्रीट कार्यों में, यानी कि आप कंपक का प्रयोग नहीं कर रहे हो, सामान्य प्रबलित कंक्रीट का कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, जो अनुपात का मान होगा 50 से 100 mm तक होगा और जो स्वीकार्यता होगी आपकी क्या होगी, मध्यम वर्ग, यानी कि जो है मीडियम ग्रेड का होगा। नंबर 4 है कंपकों सहित जबकि प्रबलन की मात्रा अधिक हो, यानी कि हम वाइब्रेटर का यूज कर रहे हैं और जहां पर हम रिइंफोर्समेंट भी ज्यादा है, उस
उस कंडीशन में जो अपात का मान होगा 50 से 100 mm होगा और सेम ग्रेड का होगा, मध्यम ग्रेड का लिया जाएगा। इसके बाद ऐसे खंडों जिनमें प्रबलन इस्पात बहुत सघन है, यानी कि डेंसिटी क्या है जो रिइंफोर्समेंट की वो बहुत ज्यादा हम रिइंफोर्समेंट यूज कर रहे हैं, जिसके कारण कंपकों का प्रयोग व्यवहारिक नहीं है, मतलब कंपक का प्रयोग व्यवहारिक नहीं है, तो यहाँ पर जो अपात का मान होगा वो होगा आपका 100 से 175 mm और उसका जो स्वीकार्यता होगी क्या होगी, हाई होगी। तो ये जो है हमारे सामने जो है आखिरी पॉइंट था अपात परीक्षण में, जिसको हम भारतीय कंक्रीट संगठन द्वारा दिए गए अलग अलग परिस्थितियों अपात के मान को हम इस चार्ट के द्वारा जो है आसानी से जान सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, हम कंक्रीट की स्वीकार्यता को ज्ञात करने के लिए जो है यहाँ पर अपात परीक्षण को देख चुके हैं, उसके सारे डिटेल को समझ चुके हैं, तो इसके द्वारा हम कंक्रीट की स्वीकार्यता को जान सकते हैं कि कंक्रीट की स्वीकार्यता किस लेवल की है जो हमने कंक्रीट बना रखा है। हमने अपात परीक्षण को देख लिया है। अब हमारा दूसरा लैब टेस्ट क्या था, हमने 3 टेस्ट बताया था कुल मिलाकर। पहला था हमारा अपात परीक्षण, दूसरा था सहनन गुणक परीक्षण और तीसरा क्या था, वीबी कंसिस्टोमीटर यानी सघनता मापी उपकरण द्वारा जो है हम कंक्रीट स्वीकार्यता को ज्ञात करने की कोशिश करें। तो हमारे सामने अब जो आता है अगला लैब टेस्ट, जिसको हम कहते हैं सहनन गुणक परीक्षण। हमारा टेस्ट क्या है, सहनन गुणक परीक्षण, सहनन गुणक परीक्षण, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। ठीक है, सहनन गुणक परीक्षण हम जब अपात परीक्षण कर रहे थे तो अपात परीक्षण करने के पश्चात जो है हमें हो सकता है कुछ समस्याएं आई, यानी कि समस्या क्या आ सकती है अपात परीक्षण में कि हमारा अपात हो ही नहीं। कभी कभी कुछ कंक्रीट ऐसे होते हैं जिनकी अपात का जो हाई ग्रेड के कंक्रीट होते हैं, वहाँ पर हमने जो लास्ट में लिमिटेशंस पढ़ा था वहाँ पर हमने देखा था कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं, कंक्रीट ऐसा हम बनाते हैं हाई ग्रेड का जिसमें अपात का मान लगभग 0 होता है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर हमें स्वीकार्यता ज्ञात करनी हो, स्वीकार्यता का मान ज्ञात करना हो, स्वीकार्यता कैसी है उस कंक्रीट की, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सहनन गुणक परीक्षण की तरफ जाते हैं, सहनन गुणक परीक्षण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सहनन गुणक परीक्षण क्या है आपका, जिस कंक्रीट का ग्रेड यानी स्वीकार्यता बहुत ही कम हो, जिस कंक्रीट की स्वीकार्यता बहुत ही कम हो और उनके द्वारा अपात का मान जो है बहुत ही कम आता हो या नगण्य आता हो, तो उस परिस्थिति में किस परीक्षण, कौन सा परीक्षण करते हैं, सहनन गुणक परीक्षण या कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट का टेस्ट को देखते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम जो है आज इस पूरे लेक्चर में हम कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट करेंगे। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। ठीक है, तो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट को पढ़ने के पहले हमें ये जानना होगा कि कॉम्पैक्शन फैक्टर असल में टेस्ट होता क्या है और उसके बारे में जो है डिटेल क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा। फिर एक फिगर के द्वारा इसको जो है हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो है आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट उस उपकरण का प्रयोग करके कैसे हम जो है उस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे किसी भी लैब में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि जिस कंक्रीट की स्वीकार्यता बहुत ही क्या हो, कम हो। ठीक है, तो ऐसे कंक्रीट की जो अपात की वैल्यू होगी बहुत ही कम होगी। अब उस परीक्षण को उस अवस्था से जिसको हम अपात परीक्षण द्वारा नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं वर्किबिलिटी, उस अवस्था से निपटने के लिए हम क्या करते हैं, अगले टेस्ट जो हमारे पास अल्टरनेटिव है उसकी तरफ हम जाते हैं जिसका नाम है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। ठीक है, अब इस कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में क्या होता है, आपका जो वैल्यूज आपके अपात परीक्षण के द्वारा निकाले नहीं जा पा रहे थे और जो वैल्यू आ रहा था उसको जो है और परिशुद्धता से मापने के लिए हम किस परीक्षण को करते हैं, सहनन गुणक परीक्षण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो है उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट के लिए इस परीक्षण का प्रयोग करते हैं, जिसकी सामर्थ्य जो है बहुत हाई होती है। ऐसी कंक्रीट के लिए हम
सानंद परीक्षण का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपका जो रोड बनता है कंक्रीट का, उस पेमेंट को बनाने के लिए जो कंक्रीट बनाया जाता है उसकी ग्रेड जो है बहुत हाई होती है, उसकी जो कंक्रीट की सामर्थ्य होती है वो बहुत हाई होती है। तो ऐसे कंक्रीट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, किस परीक्षण का, सुधार मापने के लिए हम सानंद परीक्षण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब इस परीक्षण के बारे में जानने से पहले हमें इसके उपकरण और कार्यविधि को जानना होगा कि क्या क्या हम उपकरण यूज करेंगे और क्या क्या इसकी कार्यविधि होगी। तो सानंद गुणक असल में यहाँ पर एक पॉइंट आएगा आपके सामने कि सानंद गुणक, हमें सानंद गुणक का मान निकालना है। इस टेस्ट के द्वारा हम क्या निकालेंगे, सानंद गुणक का मान निकालने की कोशिश करेंगे। जैसा कि नाम आपके परीक्षा में ही शुरू में ही नाम दिया गया है कॉम्पैक्शन फैक्टर, यानी कि सानंद गुणक। तो सानंद गुणक क्या होता है आपका, इसको हमें जानना चाहिए कि सानंद गुणक होता क्या है। आंशिक कुटाई द्वारा, ये एक अनुपात है आंशिक कुटाई द्वारा प्राप्त कंक्रीट का भार बटा पूर्ण कुटाई द्वारा प्राप्त कंक्रीट का, यानी कि अगर हम W1 मान ले इसको और W2, तो इन दोनों के अनुपात क्या कहते हैं हम, कॉम्पैक्शन फैक्टर कहते हैं। तो हम जब भी सानंद गुणक परीक्षण करेंगे, उस परीक्षण को करने का हमारा उद्देश्य क्या है, हमें क्या निकालना है, सानंद गुणक निकालना। ठीक है, कॉम्पैक्शन फैक्टर जिसे कहते हैं उसको हमें निकालना होगा, कॉम्पैक्शन फैक्टर। तो हमें जब इस परीक्षण को हम करेंगे तो उसमें हमें दो अवस्थाएं मिलेंगी कंक्रीट की। एक अवस्था होगी इसमें आप W1 निकालेंगे, W1 क्या है, आप आंशिक कुटाई द्वारा कंक्रीट, आंशिक कुटाई द्वारा प्राप्त कंक्रीट का भार, यानी कि जो हम आंशिक कुटाई करेंगे किसी तरीके से, जो हम लैब में अभी हम करेंगे तो उसका प्रोसीजर हमें देखने में समझ में आ जाएगा कि आंशिक कुटाई होता क्या असल में। तो जो आंशिक कुटाई द्वारा प्राप्त होगा कंक्रीट, उसका भार हम देख लेंगे कितना होगा। उसके बाद हम पूर्ण कुटाई द्वारा प्राप्त कंक्रीट का भार, अब इन दोनों के अनुपात से जो हमें वैल्यू आएगी उसको क्या कहेंगे, कॉम्पैक्शन फैक्टर। और उसकी वैल्यू ज्यादातर क्या होती है आपकी, लेस देन 1 होती है। ठीक है, जब भी कंक्रीट की जो वैल्यू होगी आपकी जो है सदैव सानंद गुणक का मान क्या होगा, 1 से कम होता है। ठीक है, तो ये था आपका जो है सानंद गुणक परीक्षण, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि यह एक अनुपात है सानंद गुणक, जो कि आंशिक कुटाई द्वारा प्राप्त कंक्रीट का भार और पूर्ण कुटाई द्वारा प्राप्त कंक्रीट का भार होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके उपकरण के बारे में और इसकी क्रियाविधि के बारे में। तो सबसे पहले हम एक फिगर के द्वारा इसको जो है बनाकर उसको हम अलग अलग उपकरण के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे जो है इसकी क्रियाविधि के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक फिगर है आपके सामने, इसमें दो हॉपर लगे हुए हैं। इसको अब विवरण एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पर। इसको हम एक चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। आवश्यक उपकरण में आपका सबसे पहला है हॉपर। पहला है आपका सहननमुलक उपकरण। आपको टाइप परीक्षण के उपकरण की विभिन्न मापें, इसमें मापें जो होंगी उसके बारे में डिटेल एक बार यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम विवरण और दूसरी साइड में इनकी माप। तो ये आपके सामने जो है हमने एक चार्ट के द्वारा इसको इसके विवरण को दिखाने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त जो दोनों के बीच की दूरी है, दोनों हॉपर के और सिलेंडर के बीच की दूरी आपके यहाँ पर दिखाई गई है 20.3 सेंटीमीटर। अभी इसके बाद भी हम कुछ अतिरिक्त उपकरण का उपयोग करेंगे। सेकेंड यहाँ पर होगा आपका दो ट्रॉवेल। तीसरा उपकरण है आपका हस्त डोई, हस्त डोई हैंड स्क्रू जिसे कहते हैं। उसके बाद नंबर 4 टेम्पिंग रॉड, इसे कहते हैं कुटाई छड़।
5 तुला। कैपेसिटी कितनी होगी? 30 किलोग्राम। ठीक है, तो ये आपका जो है उपकरण है जिसको हम पूरे कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट जब भी हम करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि जो आपका उपकरण, आप इसको एक बार फिगर और ये चार्ट एक बार देख लें, बना लें। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट के लिए हम जब भी टेस्ट करते हैं उसमें हमें ध्यान रखना आवश्यक उपकरण। ठीक है, आवश्यक उपकरण का पूरा डिटेल आपको इस फिगर में दे दिया गया है। जो भी आपको उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी उसके अतिरिक्त जो है आपको जो प्रॉब्लम या जो भी अन्य उपकरण जिसके बारे में बताने जा रहे हैं यहाँ पर, तो आप सबसे पहले जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं यहाँ पर जो आपको परीक्षण के लिए इस पूरे यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे हम कह रहे हैं कुटाई गुणक उपकरण। तो ये आपका पूरा एक उपकरण है जिसे हम कह रहे हैं कुटाई गुणक उपकरण। उपकरण को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस उपकरण में आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर दो हॉपर बने हुए हैं, हॉपर ए जिसको हमने मार्क किया हुआ है ए के नाम से, और हॉपर बी। ठीक है, दोनों हॉपर जो है मेटल के बने हुए हैं जिनका ऊपरी सिरा और निचला सिरा अलग अलग साइज का वहाँ पर दिया गया है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले उपकरण में क्या क्या चीजें उपस्थित है और क्या क्या चीजें हैं इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सब हमारे सामने जो है एक स्टैंड है। इस स्टैंड से दो हॉपर जो है ए और बी जो है लगे हुए हैं, बंधे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इन दोनों हॉपर के नीचे एक क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर में ये सिलेंडर होता है आपका जो है, सिलेंडर के नीचे क्या है आपका एक आधार है, यानी कि जमीन के एक स्टैंड होता है जिसको एक आधार से जुड़ा रहता है, और उस स्टैंड से दो हॉपर ए और बी और एक सिलेंडर जो है जुड़े होते हैं। और जो हॉपर का दोनों सिरा जो होता है ऊपरी सिरा खुला होता है, ठीक है, ओपन रहता है। दूसरा सिरा क्या होता है, यहाँ पर आपका एक ट्रैप डोर लगा रहता है। ठीक है, इसको आसानी से खोल या बंद कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ए और बी में जो है ये ट्रैप लगा होता है, जिसके द्वारा हम जो है कंक्रीट को पास कराएंगे। और जो दो हॉपर है आपके उनके बीच
निश्चित अंतराल पर रखा जाता है, जिसकी दूरी जो ए और बी के बीच की दूरी जो होगी आपकी क्या होगी, हॉपर ए और बी के बीच की दूरी 20.30 सेंटीमीटर और सिलेंडर और हॉपर बी के बीच की दूरी कितनी है 20.30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसके माप के वैल्यू माप को देख सकते हैं कि विवरण इसका जो है अलग अलग माप क्या होगा जो हमने हॉपर यूज किया हुआ है ए और बी और सिलेंडर। ठीक है, तो उपकरण के विवरण के बारे में जब भी हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने क्या है, ऊपरी हॉपर, जो सबसे टॉप पर है वो आपका ऊपरी हॉपर ए। ठीक है, ऊपरी हॉपर ए में आप देख पा रहे हैं कि जो आपका ए है ऊपरी हॉपर सबसे ऊपर जो है स्टैंड से लगा हुआ है, उसमें ऊपरी व्यास जो ऊपर का व्यास है, यानी कि यहाँ पे जो इसका आंतरिक व्यास है, आंतरिक व्यास जो इसका है इसमें से हम कंक्रीट को पास कराएंगे, उसकी वैल्यू है 25.4 सेंटीमीटर। ये सारे वैल्यू जो है सेंटीमीटर में दिए जाएंगे आपको, 25.4 सेंटीमीटर ऊपरी व्यास हॉपर ए का, और निचला व्यास हॉपर का कितना है आपका 12.7 सेंटीमीटर, यानी कि जो नीचे का व्यास होगा उस सर्किल का व्यास कितना है आपका 12.7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आपका जो आंतरिक ऊंचाई है, अभी दोनों के बीच की जो ऊंचाई है हॉपर ए का टोटल ऊंचाई कितनी है आपकी आंतरिक ऊंचाई 27.9 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि टॉप टू बॉटम हॉपर ए का जो ऊंचाई होगा वो होगा 27.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हॉपर ए का स्पेसिफिकेशन। हॉपर बी का स्पेसिफिकेशन क्या है आपका ऊपरी व्यास, जैसा कि हमने ए में पढ़ा उसी तरह ऊपरी व्यास हॉपर बी का क्या होगा 22.9, यानी कि हॉपर ए के ऊपरी व्यास से थोड़ा कम। ठीक है, तो ये 22.9 होगा और निचला व्यास होगा इसका 12.7 सेंटीमीटर। जो हॉपर बी का नीचे का आंतरिक व्यास होगा वो होगा आपका 12.7 सेंटीमीटर। इसके बाद इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी टॉप टू बॉटम हॉपर बी के ऊपरी व्यास जहाँ से हम ले रहे हैं उसके वहाँ से उसके सेंटर से लेकर हॉपर बी के निचले व्यास के सेंटर से बीच की दूरी आंतरिक दूरी कितनी होगी 22.9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद अब हॉपर ए और बी के बीच की दूरी कितनी रखी जा रही है 20.3। ठीक है, अब इसके नीचे जो सिलेंडर दिया गया है तो सिलेंडर में देखिए आप बेलन जो आपका है सी। ठीक है, तो बेलन सी का जो सी है आपका उसका आंतरिक व्यास 15.2 सेंटीमीटर और आंतरिक ऊंचाई यानी कि जो उसका व्यास है वो आपका कितना है ऊपर और नीचे दोनों ही समान होगा, वो कितना होगा 15.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 15.2 सेंटीमीटर दोनों साइड। ठीक है, टॉप और बॉटम पे एक समान, और जो इसके बीच की ऊंचाई होगी टॉप टू बॉटम सिलेंडर सी की ऊंचाई होगी 30.5 सेंटीमीटर होगा। तो इस पूरे इंस्ट्रूमेंट का एक स्पेसिफिकेशन वैल्यूज के साथ जो है कितना उसके माप होंगे, उसके प्रयोग किए गए जो भी इसमें इंस्ट्रूमेंट है उपकरण है उनको अलग अलग माप के रूप में यहाँ पर विवरण दिया गया है। इसके अलावा हम क्या यूज करेंगे, 2 ट्रॉवेल का यूज करेंगे, एक हथकड़घुली का यूज करेंगे, कुटाई छड़ का प्रयोग करेंगे, जैसा कि मैंने कल औपात परीक्षण में बताया था, क्योंकि उसका डाया जो है 16 सेंटीमीटर था और उसकी पूरी लंबाई कितनी 60 सेंटीमीटर। इसके बाद एक कूला का प्रयोग करेंगे, इसमें हम उसका वेट करेंगे W1 और W2 निकालेंगे। तो ये जो है पूरे उपकरण का डिटेल यहाँ पर दे दिया गया है। अब इसके प्रयोग विधि के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि प्रयोग विधि जो है कैसे हम इस परीक्षण को करेंगे। ठीक है, तो अब पूरे सेटअप को हम देख पा रहे हैं कि सेटअप ए में पूरे सेटअप में ए जो है हॉपर सबसे टॉप पर है, उसके बी है, उसके बाद सी है। ठीक है, तो हॉपर ए में क्या करेंगे, जब भी हम हमारा कंक्रीट तैयार करेंगे जिसकी हमें वर्कबिलिटी निकालनी हो, जिसकी स्वीकार्यता बहुत ही कम हो, हाई स्ट्रेंथ की कंक्रीट हो, उसका हमें जो है वर्कबिलिटी निकालना है, जिसको हम औपात परीक्षण से नहीं निकाल पा रहे हैं किसी कारणवश, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, सानन गुणक परीक्षण इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर रहे हैं, सानन गुणक इंस्ट्रूमेंट का उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम करते हैं क्या, जो कंक्रीट है उस कंक्रीट को सबसे पहले क्या करेंगे, ये ट्रैप डोर बंद रहेगा उस समय, और टॉप से सबसे ऊपरी व्यास जिसका 25.4 सेंटीमीटर उसमें से हम क्या करेंगे कंक्रीट को बिना किसी कुटाई के, ठीक है, डायरेक्टली इस हॉपर ए में भरेंगे। ठीक है, हॉपर ए में जब हम कंक्रीट को भर देंगे तो उस भरते समय हमें ध्यान रखना होगा कि कोई भी हमें कुटाई नहीं करनी है। ठीक है, यही हमें जो है आंशिक कुटाई का मान निकालना है, तो इसके द्वारा सेल्फ कॉम्पैक्टिंग होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हॉपर ए में हम कंक्रीट को भर देंगे तो क्या करेंगे, धीरे से हम ट्रैप डोर को खोल देंगे। जब ट्रैप डोर ए को हम खोल देंगे तो जब ए के ट्रैप डोर को खोल देंगे तो यहाँ जो कंक्रीट भरी हुई हो क्या होगा, स्वतः अपने यहाँ क्या होगा, जो ट्रैप बी ट्रैप बी के नीचे रखा गया है उस ट्रैप बी में आकर क्या होगा, इकट्ठा होना हो जाएगा। और अगर कुछ मात्रा कंक्रीट की ट्रैप हॉपर ए में अगर रुक गई है तो उसको हम क्या करेंगे, रॉड के द्वारा छुड़ाकर हॉपर बी में पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पहुंचा देते हैं। ठीक है, अब जब हॉपर बी में आपका कंक्रीट आ जाएगा तो कुछ
कुछ हद तक क्या होगा, वो कुटाई हो जाएगा, अपने आप कुटाई उसकी हो जाती है। फिर क्या करेंगे हम, अपर बी में जो इकट्ठा हुआ है कंक्रीट, अपर बी के जो आपका ट्रैप डोर है, जो यहाँ पर ट्रैप डोर बना होता है, तो हम फिर से खोल देंगे, और जैसे ही खुलेगा क्या होगा, ये ट्रैप बी से अपर बी से सिलेंडर सी में इकट्ठा हो जाएगा आपका कंक्रीट। ठीक है, अब जब ये इकट्ठा हो जाएगा सिलेंडर सी में, तो इकट्ठा किए गए कंक्रीट को बिना हम छेड़े क्या करेंगे, उसको उसका हम भार ज्ञात कर लेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं W1। ठीक है, जो भार आएगा आंशिक कुटाई, ये कुटाई होगी अपर ए से बी, बी से सी तक जाने को क्या होगी, आंशिक कुटाई होगी, और उस आंशिक कुटाई द्वारा प्राप्त कंक्रीट का क्या करेंगे, हम भार निकालेंगे। ठीक है, कॉम्पैक्शन फैक्टर हमें निकालना है। कॉम्पैक्शन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, W1 जो कि आंशिक कुटाई द्वारा प्राप्त कंक्रीट का भार होगा, उसको हम निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, उसी कंक्रीट को हम उस सिलेंडर से क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। जब हम उसको बाहर निकालेंगे, सिलेंडर को साफ कर लेंगे, फिर से क्या करेंगे, हम उसी सिलेंडर में डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 5-5 सेंटीमीटर के लेयर से कुटाई करते हुए अच्छे से उस कंक्रीट को, पूरी कंक्रीट को सिलेंडर सी में ऊपर तक भर लेंगे। और उसको भरने के पश्चात फिर क्या करेंगे, हम उसका वेट कर लेते हैं आफ्टर सेल्फ कॉम्पैक्टिंग, मतलब हम उसको रॉड विद रॉड, ठीक है, कॉम्पैक्टिंग विद रॉड, जो हमने कुटाई छड़ का प्रयोग कर रहे हैं, उस कुटाई छड़ क्या करेंगे, इसमें हम पूरे सिलेंडर में फिर से अपने हाथ से 5-5 सेंटीमीटर के लेयर को रखते हुए हम पूरे सिलेंडर में उस कंक्रीट को भर देंगे। और भरने के पश्चात फिर से क्या करेंगे, हम उसका भार ज्ञात कर लेंगे, जो कि वेट होगा आपका W2 पूर्ण कुटाई, जिसको हमने हर कुटाई करके जो है रॉड का प्रयोग करके कुटाई किया है, उसे हम निकाल लेंगे। अब हमारे सामने W1 और W2 है। हमने शुरू में जो है कॉम्पैक्शन फैक्टर बताया था कि समानुपात क्या होता है, यह एक अनुपात है किसके किसके बीच का, आंशिक कुटाई द्वारा प्राप्त कंक्रीट का भार और पूर्ण कुटाई द्वारा प्राप्त कंक्रीट का भार, इन दोनों के अनुपात को हम देख लेंगे। अगर जो है ये वैल्यू इससे कम आती है तो आपकी जो है स्वीकार्यता क्या है, बहुत लो है। ठीक है, इसका जो है अब साधारण गुणक के जो मान आएंगे आपके अलग-अलग, एक से कम मैंने शुरू में ही बताया था, उस मान के लिए हम अलग-अलग जो है वैल्यू देखेंगे कि कितना जो है वैल्यू होगा, इसके लिए स्वीकार्यता का मान हम इस टाइप करेंगे। यहाँ पर हम मान को लिख देते हैं, साधारण गुणक का मान। ठीक है, अगर यहाँ पर मान होगा 0.85 होगा, ठीक है, ये होगा साधारण गुणक निम्न स्वीकार्यता वाला। ठीक है, इसके बाद वैल्यू होगा, अगर आपका ये वैल्यू 0.92 तक आता है, ठीक है, तो ये होगा मध्यम स्वीकार्यता वाला। अगर ये वैल्यू 0.95 आता है तो ये अच्छी स्वीकार्यता वाली है। अगर आता है तो फर्स्ट कुटाई संभव नहीं। सब का इससे तो करेंगे यांत्रिक अनुपात। अगर ये वैल्यू 0.70 से कम आता है तो तब आता है तो पर्याप्त था। ठीक है, ये हमारे सामने जो है अलग अलग सालन गुणक की मान है, जिनके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि इनकी स्वीकार्यता कैसी है। ठीक है, अगर हमारा सालन गुणक जो कि W1 W2 है, उसका मान अगर 0.85 से 8.5 तक आता है तो उसकी वैल्यू जो है 0.85 से आने पर क्या होगा, सालन गुणक निम्न स्वीकार्यता वाली प्रदर्शित करेगी। ठीक है, अगर यही सालन गुणक का मान 0.92 आएगा तो क्या होगा, उसकी स्वीकार्यता मध्यम स्वीकार्यता होगी।
अगर 0.9 वैल्यू आता है तो अच्छी स्वीकार्यता वाली कंक्रीट मानी जाएगी। अगर ये वैल्यू 0.80 तक आता है तो हद फुटाई संभव उसका नहीं है, हमें यांत्रिक कंपक का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर 0.70 आता है तो हमें दाब का प्रयोग करना पड़ेगा, उसके द्वारा जो है कंक्रीट का दाब का प्रयोग करके कंक्रीट की खुदाई करना है, ठीक है। ये आपका जो है अलग अलग मान है और ये पूरा प्रोसीजर है जिसको हमने पूरा अध्ययन किया है पूरे लेक्चर में। हमने सानन गुणक परीक्षण, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक चित्र के द्वारा समझाया है कि सानन गुणक परीक्षण हम कैसे करेंगे। अब यह परीक्षण जो है हम करने का एकमात्र उद्देश्य है कि जिसकी वर्कबिलिटी जो है बहुत ही अलग अलग वर्कबिलिटी वाली कंक्रीट के लिए कर रहे हैं हम, और जिस आयन स्ट्रेंथ वाली कंक्रीट जिसकी स्ट्रेंथ जो है जिसका अवपात कमान बहुत ही कम होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे सानन गुणक परीक्षण करते हैं। जैसे रोड कंस्ट्रक्शन में जो हम कंक्रीट बनाते हैं पेमेंट के लिए, वो जो है उसके लिए हम इस परीक्षण का उपयोग कर सकते हैं। और एक अच्छी बात क्या है इसकी कि जो अवपात के द्वारा परीक्षण से जो हम वैल्यू को परिशुद्धता जो होती है वो नहीं ला पा रहे हैं, इसके द्वारा हम और भी शुद्धता तक जो है परिशुद्धता तक जो है मान को ज्ञात कर सकते हैं, सुधारता को ज्ञात कर सकते हैं इस परीक्षण के द्वारा। ये था जो है पूरा एक डिटेल डिस्कशन अबाउट कॉम्पैक्शन फैक्टर, ठीक है। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डीपी कंसिस्टोमीटर के बारे में।